हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अलेक्जेंडर पोप से रिलेटेड, यानी अलेक्जेंडर पोप जो हमारे ब्रिटिश पोएट में आते हैं। इसके बाद हमारे दो ही पोएट्स बचते हैं और लगभग हमारा जो पोइट्री सेक्शन है वो पूरा हो जाएगा। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आपका सिलेबस कवर किया जाए और साथ ही साथ लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने शुरू से ही आपसे बोला कि आप लोगों की पॉजिटिव जो प्रतिक्रिया है, जो रिस्पॉन्सेस हैं, वही हमें काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अलेक्जेंडर पोप ऑगस्टन एज के फेमस पोएट हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। इनसे रिलेटेड कुछ वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं एलटी एग्जाम में। तो चलते हैं, 30 जून की डेडलाइन के हिसाब से हम इसे आपको फटाफट कोर्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोग चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। बॉर्न जो हुए थे May 21, 1688 में हुए थे। मैं यहाँ लिखना भूल गया, लेकिन आप लोग इसको याद रखिएगा। और डाइड जो थे 30 मई 1744 में इंग्लैंड में इनका जो है डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये तो दो चीज़ें हो गई, 1688 और 1744। देखो कितना अच्छा इसको आपका याद करने का तरीका भी हो सकता है। देखिए यहाँ 16 है, यहाँ 17 है, ये तो आपको याद रखना है। 16-17, यहाँ 88 है, यहाँ 44 है, तो ये इनका बर्थ है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत कम लोगों की होती है कि यहाँ 1688 और यहाँ 1744, 8 का आधा कर दिया। ठीक है, तो इनकी एज को याद करना बहुत आसान है। तो चलते हैं आगे वीडियो में। तो देखिए, रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट पोएट इन 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी से संबंधित है। कई बार सेंचुरी भी पूछ ली जाती है, तो आपको पता रहना चाहिए। और काफ़ी ग्रेटेस्ट पोएट इनको माना जाता था। ही इज़ कंसीडर्ड अ मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसे कंसीडर किया जाता है मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट, तो वो किया जाता है अलेक्जेंडर पोप को। तो इसको आपको याद रखना। देखिए यहाँ पर मैंने ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं, जिससे कि आप लोग इनको बेहतर तरीके से लिख पाएँ, समझ पाएँ और साथ ही साथ याद भी कर पाएँ। ही वॉज बॉर्न इन लंदन ऑफ ईयर ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन। तो लंदन में जो है इनकी पैदाइश है। और ये जो है किस टाइम पीरियड में पैदा हुए थे, तो उस वक्त ग्लोरियस रेवोल्यूशन चल रहा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें फैक्ट। ठीक है, कि इनका बर्थ किस टाइम पीरियड में हुआ था, तो उस वक्त जो है वहाँ पर ग्लोरियस रेवोल्यूशन चल रहा था। हिज फादर वॉज अ सक्सेसफुल लिनन मर्चेंट। इनके फादर लिनन मर्चेंट थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ड्यूरिंग पोप्स फ्रेंडशिप विद जोसेफ एडिशन ही कंट्रीब्यूट टू एडिशंस प्ले कैटो। तो इन्होंने क्या किया, अलेक्जेंडर पोप की दोस्ती जोसेफ एडिशन के साथ थी, तो इन्होंने एडिशन के कैटो जो प्ले है उसमें कंट्रीब्यूशन किया है। पोप हैड बीन फैसिनेटेड बाय होमर सिंस चाइल्डहुड। बचपन से ही पोप जो हैं वो होमर के लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड थे, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे उस चीज़ के लिए। होमर जो वर्क है, इन 1713 ही अनाउंस ही प्लान्स टू पब्लिश अ ट्रांसलेशन ऑफ द इलाइड। तो होमर जो हमारे जो राइटर हैं, उनकी इलाइड और ओडिसी आपने पढ़ी होगी। तो इलाइड और ओडिसी जो है, इनमें से उन्होंने इलाइड से होमर से काफ़ी प्रभावित थे पहले से ही। ठीक है, तो होमर का जो वर्क इलाइड है, इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि ये उसका क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने डिसाइड किया था 1713 में, ये आप याद रखिएगा। आगे देखिए, हिज ट्रांसलेशन ऑफ द एलाइड या इलीड, जो भी आप इसको पढ़ें, अपेयर्ड बिटवीन 1715 टू 1720। तो 1715 और 1720 के बीच में जो है इनका वो ट्रांसलेशन भी आया इलाइट का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। Encouraged by the success of the elite, Bernard Lintet published Pope's 5-volume translation of Homer Odyssey in 1725 and 1726। तो यहाँ पर उनको इनकरेज करते हुए जो बर्नार्ड लिंटेट हैं, उन्होंने पब्लिश किया था इनका 5-वॉल्यूम ट्रांसलेशन होमर्स ओडिसी इन 1725 और 1726 में। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज सटारिकल एंड डिस्कर्सिव पोइट्री। और उनकी जो सटारिकल वे में जो वो पोइट्री लिखते थे, डिस्कर्सिव वे में जो वो पोइट्री लिखते थे, वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट नोन है। और इनमें से कुछ इंक्लूडेड वर्क्स उनके हैं, द रेप ऑफ द लॉक, जो कि 1712 में इसका फर्स्ट वर्जन, फिर 1714 में और चीज़ें इसमें आई थी। द डंसियार्ड 1742। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे ईयर्स हैं, आप इनको याद रखिएगा। द रेप ऑफ द लॉक 1712, 1714, द डंसियार्ड 1742 एंड ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, द रेप ऑफ द लॉक, ये तो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इनका वर्क, जिसे मोस्ट फेमस पोएम भी कहा जाता है, ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1712 में, यानी 1712 में। और इसका जो रिवाइज्ड वर्जन आया था वो आया था 1714 में। ये एक मॉक एपिक है, ये भी आपको याद रखना है। तो जितने पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, आप इनको याद रखिए। देखिए, हर चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं होती है, आप लिखिए, बस याद रखिए कि द रेप ऑफ द लॉक 1712
और सेकेंड वर्जन 1714 मॉक एपिक है, फेमस पोएम है किसकी, अलेक्जेंडर पोप की। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है द डंसियार्ड फर्स्ट पब्लिश एनोनिमसली इन डबलिन। तो डंसियार्ड जो है वो पब्लिश हुई थी एनोनिमसली और ये डबलिन में पब्लिश हुई थी। एन एसे ऑन मैन क्या है, एक फिलोसॉफिकल पोएम है जो कि 1732-1734 के मध्य आई थी। एन एसे ऑन मैन, याद रखिएगा इसको, एक फिलोसॉफिकल पोएम है। द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप इज अ मॉक एपिक, इसे मॉक हीरोइक एपिक भी कहा जाता है, ठीक है। और याद रखना इसको कि नैरेटिव पोएम है और हीरोइक कपलेट में लिखी हुई है। ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आप इसको याद रखेंगे कि मॉक एपिक है, ठीक है, नैरेटिव पोएम है, हीरोइक कपलेट में लिखी है, आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया गया है, फर्स्ट टाइम पब्लिश इन 1712 एनोनिमसली एंड सेकंड कैंटोज, ठीक है। टू कैंटोज इसमें थे जब ये 1712 में आई थी, मतलब आप समझ लीजिए 2 पार्ट्स थे, ठीक है। और उसके बाद जब इसका रिवाइज्ड वर्जन आया तो उसमें 3 और शामिल हो गए, तो टोटल 5 कैंटोज हो गए यहाँ पर 1714 वाले में, ठीक है। याद रखना फर्स्ट वाले में 1712 में 2 कैंटो थे और सेकंड वाले में 5 हो गए, यानी 3 और मिल गए, ठीक है। इस तरह से आपको इसको याद रखना हो। आप लोग एक चीज़ नोटिस करते होंगे, मैं जब भी वीडियो पढ़ाता हूँ काफ़ी फास्टली पढ़ाता हूँ, यानी मैं आपका ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि आपको जितना ज़्यादा कंटेंट जितने जल्दी मिल जाए उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। लास्ट एडिशन ऑफ रेप ऑफ द लॉक इज क्लैरिसा स्पीच एडिट केम इन 1770। अब इसका लास्ट एडिशन भी आया है रेप ऑफ द लॉक का, ठीक है। इसमें क्लैरिसा के स्पीच ऐड किए गए हैं जो कि 1717 में आया था। तो 2-3 एजेस हैं, जो ईयर्स हैं जो आपको याद रखनी है। तो देखो 2-3 ईयर्स क्या क्या हैं, 1712 फर्स्ट वर्जन 2 कैंटो, 1714 सेकेंड वर्जन 5 कैंटो, उसके बाद जो लास्ट वर्जन इसका आया था रेप ऑफ द लॉक का वो क्लैरिसा के स्पीच इसमें ऐड किए थे 1717, यानी 12, 14 और 17 आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है दिस पोएम इज बेस्ड ऑन अ रियल इंसिडेंट नरेटेड बाय हिज फ्रेंड जॉन कैरल। तो जॉन कैरल ने जो इनको एक स्टोरी नरेट की थी उसी से रिलेटेड जो है ओरिजिनल स्टोरी इसमें है, ठीक है। रियल इंसिडेंट को बताया हुआ है। आप एक बार चाहें तो रेप ऑफ द लॉक को पढ़ भी सकते हैं, इसमें हेयर कटिंग का कुछ सीन है, मतलब कुछ ऐसी स्टोरी है। तो पोप बिकम फ्रेंड, अब देखिए पोप की दोस्ती हुई थी कुछ लोगों से जिसमें कि शामिल थे खुद अलेक्जेंडर पोप, जॉन ग्रे, जोनाथन स्विफ्ट, टॉमस पेरिनेल और जॉन अर्बर्थनॉट। तो ये कुल मिला के 1 2 3 4 5 ये 5 लोग मिले थे और इन्होंने बनाया था एक ये वाला ग्रुप। ये ग्रुप आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रिबलरस क्लब। आप इसको याद रखना, स्क्रिबलरस क्लब 1714 में जब ये क्लब बना था। देखिए मुझे थोड़ा सा पढ़ने में इसको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप लोग इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ग्रुप है यानी स्क्रिबलरस जो ग्रुप है इसमें ये 5 लोग शामिल थे। तो कई बार पूछा जाता है इस ग्रुप में कौन कौन लोग थे, तो मैंने इसको जिस तरह से याद किया था मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इसको किया था PGSP-A। तो देखो PG आपको पता है, PG होता है पोस्ट ग्रेजुएट, SP आपको पुलिस सुपरिटेंडेंट पता है, तो A एक अलग से याद रख लेना है। तो PGSP-A अगर आप याद रखें तो P फॉर पोप, G फॉर ग्रे, S फॉर स्विफ्ट, P फॉर पैरनल, A फॉर अर्बर्थनॉट। तो ये 5 के 5 ऐसे हो गए, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से याद करने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसको इसे वर्टिकली लिख के एक बार आपको बताता हूँ। PGSP, देखो याद है ना, PGSP-A। तो हमारे P पोप हो गए, ठीक है, G ग्रे हो गए, S स्विफ्ट हो गए और पैरनल P हो गए और अर्बर्थनॉट A हो गए। तो ये सारे लोग संबंध किससे रखते थे, स्क्रिबलरस क्लब से, ठीक है। तो पूछा जाता है कि कई बार स्क्रिबलर क्लब्स के जो मेंबर्स हैं उनके नाम बताइए, या ये हैं या ये नहीं हैं, तो आपको इस तरह से पता रहेगा, ठीक है। PGSP-A याद रखना। 1714 में जो है ये क्लब बना हुआ था। लास्टेड अंटिल द डेथ ऑफ फाउंडर्स फाइनली एंडिंग इन 1745। और एक क्लब जो ब्रेक हुआ था 1745 में हुआ था जब इसके सभी मेंबर्स लगभग डेथ हो चुकी थी सभी की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मे बी आप सभी को याद भी हो गया होगा। एन एसे ऑन मैन 1732-34 के बीच आया। द लिमिटेशन ऑफ हॉरेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हैं ये सारे। द लिमिटेशन ऑफ हॉरेस 1733-38 के बीच आया। एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बर्थनॉट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। इसके बारे में थोड़ी डिटेल मैंने आपको बताने की कोशिश की। एक सटायरिकल पोएम है, कई बार पूछा जा सकता है कि कैसी पोएम है, सटायर किया गया है इसमें। एड्रेस टू हिज फ्रेंड डॉक्टर अर्बर्थनॉट अ फिजिशियन, तो अपने दोस्त जो अर्बर्थनॉट है फिजिशियन,
उनको इन्होंने एड्रेस करते हुए पोएम लिखी है और ये पब्लिश हुई थी 1735 में। याद रखिएगा इस पोएम को, एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बतनॉट। ठीक है। पोप इसको डिस्क्राइब करते हैं कि मेमोरियल ऑफ द फ्रेंड, मेमोरियल ऑफ द फ्रेंड भी वो इसको कहते हैं, यानी आप ये मान लीजिए कि इसका सबटाइटल सा हो गया। तो 2-3 पॉइंट है, सटायरिकल पोएम है, डॉक्टर अर्बतनॉट को इन्होंने, जो कि एक फिजिशियन थे इनके फ्रेंड, उनको एड्रेस किया हुआ है, 1735 में आया है और इसको उन्होंने मेमोरियल ऑफ द फ्रेंड लिखा है। नेक्स्ट देखिए, हीरोइक कपलेट में लिखा था ये भी, और ओपनिंग लाइन्स इसकी थी, शट 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 डोर गुड जॉन्स फैटिगेट आई सेट। तो शट 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 द डोर, ये इसकी बिगिनिंग लाइन है किसकी, डॉक्टर अर्बतनॉट की। नेक्स्ट है हमारा एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, 1711 में आया था, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी लाइन्स कई बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये लाइन्स मैंने आपको बताई जो पूछी जाती हैं। टू अर इनह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, कई बार ये आधा आ जाता है और पूछता है आधे में क्या है, यानी फिल इन द ब्लैंक दे देता है। तो आपको इस लाइन को ऐसे ही याद रखना है, टू एरिन इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, यानी ये ऐसे ऑन द क्रिटिसिज्म से लिया गया है। अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, ये भी आपको याद रखने, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस पोएम में मेंशन है। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक टाइटल बना के किसी ने एक पोएम भी लिख दी थी, तो आपको याद रखना है, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। और इसकी एक और लाइन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रू विट इज नेचर टू एडवांटेज ड्रेस्ड व्हाट ऑफ्ट वॉज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। तो ये जो लाइन्स हैं, इन लाइन्स को प्लीज़ आप एक बार लिख के जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो मैंने आपको बता दी। कुछ और इंपॉर्टेंट वर्क्स के इनकी, जैसे पास्टोरल जो है 1709 में आया था। ठीक है, सबसे पहला इनका पोइटिक वर्क है पास्टोरल 79। एन ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म 1711 हीरोइक कपलेट था। ठीक है, मसीहा आप कह सकते हो 1712 में आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विंडसर फॉरेस्ट 1713 में आया था। इन सारे वर्क्स को और इनकी डेट्स को याद रखना, कई बार वर्क्स इनके पूछे जाते हैं। द रेप ऑफ द लॉक 1712, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 14, फिर 17 में फाइनल। द टेम्पल ऑफ फेम 1715 में। 3 आवर आफ्टर मैरिज 1717 में। ठीक है, तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट वर्क्स है। द डंसियार्ड एंड मॉरल ऐसे इन 4 बुक्स। ठीक है, तो ये जो वर्क था इनकी डंसियार्ड थी 4 बुक्स में आया था। तो 1728 में 3 बुक्स इसमें इस वर्जन में थे और ये एनोनिमसली आया था। और 1729 उसके अगले साल 1729 में डंसियार्ड जो है वेरियम, ये भी एनोनिमसली आया था। यानी आपको याद रखना है कि 2 अलग अलग एजेस टाइम पीरियड पे आए हुए थे। पहले वाले में 3 बुक, फिर 1 बुक आई थी। ठीक है, और द मॉरल ऐसे जो इनका नेक्स्ट वर्क है, द मॉरल ऐसे 1731 to 35 के बीच इंक्लूडेड है ये वर्क टाइम पीरियड। इसमें इनके 4 जो हैं अलग अलग वर्क्स हैं, जैसे एपिस्टल टू बर्लिंगटन, ये 1731 में आया था। एपिस्टल टू बेथहर्स्ट, ये 1733 में आया था। एपिस्टल टू कोबाम, ये 1734 में आया था। एपिस्टल टू लेडी 1735 में आया था। ये 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1742 में जो है द न्यू डंसियार्ड आया था। 1743 में द डंसियार्ड इन 4 बुक्स कॉली कीवर, ये जो है इनका 1743 में आया था। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखनी है रिलेटेड टू अलेक्जेंडर पोप। तो देखिए क्या इंपॉर्टेंट बुक्स, सेकंड मोस्ट कोटेड राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कोटेशन राइटर कहा जाता है इनको इंग्लिश राइटिंग में। शेक्सपियर के बाद इन्हीं का नंबर आता है। दूसरे सबसे ज़्यादा कोटेशंस लिखने वाले पोएट थे। रेप ऑफ द लॉक इज द मोकीपिक है इनका। प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म भी इनको कहा जाता है। ठीक है, प्रिंस ऑफ क्लासिसिज्म इनको कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोएम ऑफ अलेक्जेंडर पोप अफेक्टेड बाय ट्यूबरकुलोसिस, कहते हैं इनको बोन ट्यूबरकुलोसिस था, तो इसलिए ये भी आपको याद रखना है। पोएम ऑफ अलेक्जेंडर पोप वाज लेफ्ट अनफिनिश्ड ब्रूटस इनकी एक पोएम है जो कि अनफिनिश्ड रह गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बेलिंडाज हेयर बिकम इन द एंड अ ग्रुप ऑफ स्टार, तो जो बेलिंडा है रेप ऑफ द लॉक में, उनके बाल जब कट जाते हैं तो उनके बाल क्या बन जाते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछे जाते हैं कि क्या बन जाते हैं बेलिंडा के हेयर्स। ठीक है, द रेप ऑफ द लॉक इज अ इम्पर्सनल सटायर, रेप ऑफ द लॉक क्या था, एक इम्पर्सनल सटायर था, याद रखना इम्पर्सनल था। डंसियार्ड जो था वो पर्सनल सटायर था, तो ये आपको याद रखना है, इनकी ये कैटेगरीज पूछी जाती हैं सटायर की, तो आपको मैंने बता दिया। इन द रेप ऑफ द लॉक द बैरन इज प्रोवाइडेड अ पेयर ऑफ सीजर बाय क्लैरिसा, तो यहाँ पर बैरन ने जो है
बैरन ने मदद की थी सीज़र पहुंचाने में, ठीक है, क्लैरिसा को, और क्लैरिसा ने जो है यहाँ पर हेयर कट किए थे बेलिंडा की। तो ये जो स्टोरी है इसकी एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, रेप ऑफ द लॉक की, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि जो सीज़र है, जो कैंची है, वो क्लैरिसा ने दी थी। पोप ने एक बात कही थी, कुछ बातें, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज़ मैन, ये जो लाइन है ये पोप की है, ठीक है। उसके बाद इसमें आज का हमारा लास्ट पॉइंट है नेम, जो इनका कहीं ना कहीं निक नेम कहते हैं, द वास्प ऑफ विंकेनहैम इनको कहा जाता है, किसको, अलेक्जेंडर पोप को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं अलेक्जेंडर पोप में। अब देखिए आज की इस वीडियो में इसके साथ में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। वो चीज़ें क्या हैं, देखिए आप इंग्लिश ग्रामर में, आज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में आपको पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोनाउन, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप इन सब पॉइंट्स को याद रखिएगा क्योंकि सेपरेट वीडियो बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। देखिए सबसे पहले आपको प्रोनाउन को अच्छे से पढ़ लेना है, प्रोनाउन की सारी कैटेगरीज पढ़ लेनी है जो जो प्रोनाउन में होते हैं। प्रोनाउन के शायद 8 से 10 जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको ढंग से पढ़ लो कि किस किस टाइप के प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। पहला आपको प्रोनाउंस पढ़ना है, दूसरा एडजेक्टिव को डिटेल में पढ़ना है क्योंकि यहीं से उत्तराखंड में एलटी के एग्जाम में पूछा जाता है। एडजेक्टिव को आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ा, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेपोजिशन को आपको क्लियर करना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको क्लियर करनी है, ये आप नोट कर लीजिएगा कि आपको प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ना है, एडजेक्टिव को डिटेल में करना है, प्रीपोजिशंस को भी डिटेल में करना है, ठीक है। प्रीपोजिशन करने के बाद आप याद रखना कि आप पास्ट टेंस को भी एक बार अपना क्लियर कर लीजिएगा। वैसे तो आप सभी का अच्छा खासा होगा, पास्ट टेंस आपका क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। पास्ट टेंस से रिलेटेड भी एक आध क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट आपको एक्टिव पैसिव ज़रूर कर लेने हैं, एक्टिव पैसिव वाले जो हमारा पोर्शन है उसको भी आपको कर लेना है, ठीक है। बाकी नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो वैसे आते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो उसको भी साथ में लेके चलें। अब एक बार मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बता देता हूँ। यहाँ पर से हम लोग देख लेते हैं। देखिए इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको जो जो चीज़ें बता दी कि प्रेपोजिशन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और प्रोनाउन आपको पढ़ना है, एडजेक्टिव आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए टेंसेज में मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोगों को पास्ट टेंस तो पता होना चाहिए, पास्ट टेंस पूछने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। खासतौर पर परफेक्ट, कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट का आप जरूर देख लीजिएगा। मतलब कहने का मतलब पास्ट टेंस तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल्स आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो कि डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल, द, और एन का कैसे यूज़ किया जाता है, क्या क्या इनके मेथड्स होते हैं। इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन रख सकता है इसमें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको ज़रूर याद रखने हैं, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है आप पढ़ लीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, ठीक है। इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इस टॉपिक को। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी आपको पढ़ना है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इन सभी से 1-1 मार्क्स का ज़रूर आने वाला है, तो आप इस हिसाब से प्रिपरेशन कीजिएगा। बाकी यहाँ नीचे देखें इंग्लिश यूजेज में, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप डेली कुछ ना कुछ याद करते रहें। और अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के जो पूछे हुए चीज़ें हैं, अगर आपके पास यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड कोई ऐसी बुक है जिसमें पुराने प्रीवियस चीज़ें दी हैं, तो आप वहाँ से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या बैंक वैंक में जो लगातार पूछे जाने वाले हैं, यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं, उनको आप ज़्यादातर पढ़ें, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा हैं, आप पढ़ नहीं सकेंगे, बहुत सारे याद करने पड़ते हैं। लेकिन आप मोस्टली जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर देखिएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। एंटोनियम सिनोनियम भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो भी पूछे गए हैं उन्हें पढ़ लीजिएगा। बाकी आपके जितना आपने आज तक रीडिंग एक्सपीरियंस किया है वहाँ से भी कुछ हो सकता है कि आपको आ जाए, वैसे प्रीवियस ईयर से ही ये पूछे जाते हैं। स्पॉटिंग एरर्स इन सेंटेंस, स्पॉटिंग एरर देखिए ग्रामेटिकल मिस्टेक से रिलेटेड ही होंगे, तो जैसे अगर आप टेंसेस वगैरह पढ़ लेते हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा स्पॉट एरर पहचानना, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, बहुत आसान होते हैं, ठीक है। सिमिली, मेटाफर, इन सबको आप एक कहीं ना कहीं मतलब 10-15 ऐसे हैं जिनको पक्के कर लीजिएगा फिगर ऑफ स्पीचेस में। मैं भी कोशिश करूंगा आपको पढ़ाने की अगर मुझे समय होता है तो। कंप्रीहेंशन तो देखो जितना आपने स्टडी किया हुआ है कंप्रीहेंशन उसी से आता है जो आज तक आपने रीडिंग की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रामर का मैंने आपको बता दिया है, और कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि सर ग्रामर हम कहाँ से पढ़ें और कौन से ऐसे टीचर्स से पढ़ें, तो उसके लिए भी मैं आपको एक टीचर सजेस्ट कर देता हूँ। तो यूट्यूब पर एक चैनल है इंग्लिश विद रानी मैम, इंग्लिश विद रानी मैम, ठीक है। आप रानी मैम भी सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उनसे आप
जो है ग्रामर सेक्शन या ग्रामर पोर्शन को पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उम्मीद है कि जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उन्हें मैं यहाँ पर फुलफ़िल कर पा रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।